नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की बात करेंगे पश्चिम बंगाल की कोलकाता के रेप और हत्याकांड की। जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड हुआ उसमें पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसने दिल दहला दिया है। जी हां, वो रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से उस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी और उसके बाद भी जो राज्य सरकार का बेशर्म चेहरा सामने आया है, इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कर्नाटक की जो पूरी सियासत है वो एक नया रंग ले रही है और अब राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो मुडा जमीन घोटाला मामला है उस पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री के पोलैंड और यूक्रेन दौरे की बात करेंगे, तो झारखंड की सियासत की भी बात करेंगे, जहां पर जो झारखंड की सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त एक चुनौती से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके यहां पर बगावत के सुर चंपई सोरेन ने खास तौर पर दिखाए हैं। तो क्या है इस समय की हेडलाइंस न्यूज नाइट में, सबसे पहले शुरुआत उसके साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त के बीच करेंगे पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली पोलैंड यात्रा। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से होगी मुलाकात। यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ होगी उच्च स्तरीय बातचीत। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बर घटना की खुलने लगी हैं परतें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार की दास्तां, शरीर पर कई गंभीर चोटों के मिले निशान। मामले में सीबीआई जांच जारी। आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफी परीक्षण। 11वें दिन भी देश भर में चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी। कर्नाटक में मुडा जमीन आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ प्रदर्शन हुए तेज। भाजपा ने सीएम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने भी जवाब में किया प्रदर्शन। राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में दायर की अपील। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की। धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा जोखिमों के खिलाफ बैंकों, सरकार, नियामकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग पर दिया जोर। पात्र लाभार्थियों तक कर्ज पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने पर दिया निर्देश। भारत के दौरे पर आई नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास सहित बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। नेपाल भारत को करीब 1000 मेगावाट बिजली का करेगा निर्यात। मंकी पॉक्स को लेकर देश भर में बढ़ाई जा रही है सतर्कता। सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ाई गई निगरानी। दिल्ली में 3 मॉडल अस्पताल बनाए गए। देश के हर हिस्से में आईसीएमआर के 32 लैब्स में जांच की होगी सुविधा। पीएम मोदी ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय पैरा एथलीट्स दल से की बातचीत। खेलों के लिए दी शुभकामनाएं। खिलाड़ियों को आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने की दी सलाह। और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश के गणमान्य लोगों ने दी बधाई। पीएम ने कहा, पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर होंगे। 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। साल 1979 में मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। पोलैंड
और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों ही देश राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। आर्थिक रिश्ते भी दोनों देशों के बीच काफी मजबूत हैं और मध्य यूरोप में भारत का द्विपक्षीय व्यापार पोलैंड के साथ 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। दोनों देश इनके बीच में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी, कृषि और इसके साथ साथ केमिकल, स्टील के क्षेत्र में तमाम सहयोग जारी है। अपनी यात्रा पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। In Warsaw, Prime Minister Modi will be accorded a ceremonial welcome. In addition to the talks with Prime Minister Donald Tusk, Prime Minister Modi will also call on President Andrzej Duda. Prime Minister Modi will also interact with members of the Indian community, select Polish business leaders, and prominent Indologists. He will also visit memorials that commemorate the very special episodes of Jamnagar and Kolhapur in our shared history, which I just spoke about. This historic visit in this landmark year for India and Polish relations will provide an opportunity for our leaders to review the bilateral partnership and offer guidance on enhancing this cooperation in diverse areas and also discuss regional and global issues of mutual interest. और वहीं पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करेंगे। 30 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यूक्रेन की यात्रा होगी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर भी विस्तार से बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर जानकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच संवाद के रास्ते को गतिशीलता मिल सकती है। The upcoming visit of Prime Minister Modi to Ukraine will provide an opportunity to hold discussions on the entire gamut of bilateral relations, ranging from economic and business linkages, agriculture, infrastructure, health and education, pharmaceuticals, defense, culture, and people-to-people ties. This landmark visit, of course, takes place against the backdrop of the ongoing conflict in Ukraine, which will also form part of discussions. India has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement. India had attended the Summit on Peace in Ukraine, hosted by Switzerland in June this year. More than 18,000 Indian students who were studying in Ukraine were evacuated during 2022 under Operation Ganga with the help of Ukrainian and other authorities. India has provided several consignments of humanitarian assistance to Ukraine since March 2022. Financial assistance for reconstruction and refurbishment of a school and also for training of teachers from 3 different schools has also been provided. और अब बात कोलकाता रेप और हत्याकांड की, जहां इस पूरे मामले में पीड़िता की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बर्बरता की सारी हदें पार करने की बात कही गई है। साथ ही ये रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को लेकर भी कई संदेह खड़ी करती है। वहीं घटना के 11वें दिन चिकित्सकों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है और कोलकाता समेत देश भर में उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में चिकित्सकों का विरोध लगातार जारी है। घटना के 11वें दिन भी चिकित्सकों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और वे लगातार सुरक्षा और संरक्षा की मांग के साथ ही पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस घटना को लेकर चिकित्सकों का विरोध सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न कोनों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों में खासा आक्रोश है। एक सांकेतिक तौर पे इनका प्रदर्शन है निर्माण भवन पे। स्वास्थ्य मंत्रालय के गेट के सामने ये डॉक्टर एक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें सांकेतिक तौर पे इन्होंने अपील की है कि आज ये अपनी ओपीडी भी ओपन ओपीडी यहीं पे लगाएंगे। और अब देखिए ये तस्वीरें हैं, ये वो तमाम डॉक्टर हैं जो अलग अलग रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और इस वक्त इस धरना और विरोध प्रदर्शन में हैं और इनके हाथों में बाकायदा ओपीडी की स्लिप्स हैं और इनकी अपील है कि हम यहाँ पर मरीजों को देखेंगे। कोलकाता में चिकित्सकों के विरोध में वहां के वकील भी शामिल हुए और उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला। There has been protest all over the entire city
all over the country as well as internationally. So the moot question is now whether the victim would get justice or not. And that is what our demand is. We have hit the streets only with the sole demand that the RG Kar victim should get justice. Nothing more. It's not a political rally. It's absolutely a rally for the advocates. And the only demand is justice. इस बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें बर्बरता की सारी हदें पार करने की बात तो कही ही गई है। साथ ही ये रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को लेकर भी कई संदेह खड़े करती है, जिसकी परतें भाजपा नेता लगातार खोल रहे हैं। ये कहते हुए कष्ट है दैट ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर। इन एसेंस व्हाट इज शी डिस्ट्रॉइंग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बाय हर misdeeds she has destroyed the dignity of a woman, a doctor who was serving the society. She is a destroyer of the rule of law, the anarchist Mamta Banerjee. She is the destroyer of evidence in this heinous crime. And I repeat, destroyer of evidence. And I will state my reasons. A chief minister, through her deeds or inactions, acts of commission or omission, destroying the evidence which is vital to ensure that the accused get the punishment they deserve. And as per the new criminal law, Bharatiya Nyaya Sanhita, death sentence, death penalty is the punishment prescribed. But why is it that Mamta the destroyer is hell-bent on destroying the evidence which is crucial for the case? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। इधर कोलकाता की सियालदाह अदालत ने आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन को परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। पिछले हफ्ते कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद यह निर्देश दिया गया है। इस बीच उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को देने के लिए दिल्ली का रुख किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता और कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से जो राज्य में जांच की जो स्थिति है और उसके साथ जो जिस तरह से राज्य सरकार इस पूरे मामले में जो उसकी भूमिका रही है और खास तौर पर लगातार उंगलियां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उठाई जा रही हैं। आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो क्या कुछ कहती है, क्या कुछ है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसकी बात कर लेते हैं। कोलकाता कांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दरिंदगी की दास्तान है। दरअसल ये अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। 9 अगस्त का ये मामला है और उसी दिन अस्पताल में का जो ऑडिटोरियम था उसमें ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। शुरू में इसको सुसाइड बताने की कोशिश की गई। विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई बर्बरता की दास्तान है, किस तरह से उसको चोट पहुंचाई गई, किस तरह से उसके साथ बर्बर व्यवहार किया गया, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके साफ तौर पर समझा जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि पीड़िता को मारने से पहले उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। ये तमाम जो न्यूज एजेंसी हैं और जो खबरें हैं वो बता रही हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। साथ ही साथ पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान लगे हैं। 14 से ज्यादा चोट के निशान हैं। फ्रैक्चर फिलहाल कहीं नहीं है, लेकिन चोट के निशान है 14 से ज्यादा। ये सामने तौर पर देखे जा सकते हैं। सिर, दोनों गाल, होठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बर्बरता के साथ उसके साथ में ये जघन्य कृत्य किया गया। शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। शरीर के कई हिस्सों में खून जम गया और फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया।
और आप समझ सकते हैं पीड़िता की आंखों में खून के धब्बे थे, आंखों में खून के धब्बे थे, दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थी और स्थिर थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अवाक रह गई वो पीड़िता और किस तरह से उसके साथ में ये जघन्य कृत्य किया गया। गर्दन, खोपड़ी और अन्य भागों की मांसपेशियों में 9 आंतरिक घाव थे, 9 इंटरनल जो ब्लीडिंग थी और घाव थे 9 जगहों पर गर्दन, खोपड़ी और अन्य भागों की मांसपेशियों में। इसके साथ ही साथ विसरा, ब्लड और अन्य एकत्र किए गए नमूनों को विशेषज्ञों के लिए लैब भेजा गया है। विसरा की और ब्लड की जो रिपोर्ट्स हैं वो बाद में आएंगी, उसको एकत्रित किया गया है और लैब में भेजा गया है विशेषज्ञों के लिए। पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की हैं, यानी कि किस तरह से उसको ये कितनी त्रासदी रही उसके लिए, कितना ये जघन्य कृत्य रहा और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसके मौत से पहले की हैं। दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई। दोनों हाथों से रेप के बाद उसका गला घोट दिया गया। मौत के तरीकों को क्रूर बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का जो तरीका है उसको क्रूर बताया गया है। तो किस तरह से दरिंदगी की हदें पार की गई हैं ये आप समझ सकते हैं कि दरिंदगी की ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर उसको कहा जा रहा है कि दरिंदगी की दास्तान है तो क्यों कहा जा रहा है। प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेप की बात कही जा रही है वो भी सिद्ध हो रही है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हत्या तो जाहिर तौर पर सिद्ध है और किस तरह से हत्या की गई है, कितने जघन्य और क्रूर तरीके से की गई है वो भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी देखा गया है, उसके साथ में भी जिस तरह से ये जो पूरा मामला है किस तरह से चोट पहुंचाई गई है शरीर के तमाम हिस्सों में, वो भी समझा जा सकता है। रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़िता के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई हैं। बर्बरता की सारी हदें, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं पीड़िता के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ये बर्बर रही है ये दास्तान। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है तो हम अगर उसको कहते हैं कि ये दरिंदगी की दास्तान है तो गलत नहीं होगा। इस पर हम विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब हमारे विशेष की बारी है। विशेष चर्चा करेंगे हम जिस कोलकाता कांड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। दरअसल आज वही हमारी विशेष का विषय है। कोलकाता कांड क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये आज हमारा विशेष होगा। कोलकाता कांड क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही साथ कम से कम 2 बड़े शहरों से, 2 महानगरों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। जुड़े हुए मैं देख सकता हूं प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं, शिशिर मुंबई से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे साथ रेखा शर्मा जो कि चेयरपर्सन है एनसीडब्ल्यू की, बहुत स्वागत है रेखा जी आपका। विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, विक्रम सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। संतोष कुमार सिंह एडिटर एक दिन बंगाली न्यूज़ डेली है, संतोष जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं प्रसेनजीत दादा आपके पास आऊँगा। कोलकाता में की ये घटना है, क्या जानकारी देंगे आज के दिन भर की जो सुर्खियां हैं, मैं चाहूँगा नटशेल में आप बताएं। और किस तरह से ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो उस अपराध को दिखा रही है कि कितना बर्बर और विभत्स तरीके से ये अपराध किया गया है। देखिए निखिल, सबसे पहले तो ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो आपने कहा कि सब कुछ लोगों के सामने
साफ हो गया है कि बर्बरता कितना भयंकर हो सकता था, और रेप की बात और रेप के बाद गला घोटकर मारने की ये जो घटना, ये तो पोस्टमार्टम में है सब कुछ। लेकिन यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 9 अगस्त सुबह की जो सवालात है वो फिर से दोहराना जरूरी है। वहां पे एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर ये घटना, जहां पे सैकड़ों डॉक्टर है, तो क्या डॉक्टर लोग आंखों से देखकर कम से कम ये समझ नहीं पाते कि ये सुइसाइड है, ये मर्डर है? रेप की बात छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जब पुलिस आई, एक जो एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर है, जो हमारे साथ भी आज शायद पैनल में भी सर है, तो सर अपने तजुर्बा से कहेंगे कि एक एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर किसी एक बॉडी को देखकर कम से कम सुइसाइड, और जहां जिन बॉडी पर इतना 14 घाव दिखाई दे रहा है, और जो बॉडी पूरी तरह से नेकेड हुआ करता था, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक बिस्तर, एक चादर बिछाया गया था, तो ये दोनों सवाल काफी जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है। मैं दरअसल आपसे अपडेट्स जानना चाह रहा था अब तक के कि क्या ताजा अपडेट्स हैं, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स या जो तमाम लोग जो विरोध में पोस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हाँ, मैं ये एक बार फिर से 9-10 दिन के बाद ये बता रहा हूं, क्योंकि ये सवाल फिर से उठने लगे हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद, जिससे पता चलता है। ये जो देखिए ना, अब पुलिस का काम क्या है? पुलिस ये समझ नहीं पाया कि ये सुइसाइड है या मर्डर है, लेकिन जो लोगों ने जो बांग्ला में कह रहा है कि विचार चाहिए, वी वांट जस्टिस, ये वी वांट जस्टिस के नाम पर जिन लोगों ने, चाहे वो जितने बड़े डॉक्टर भी हो, जितने साधारण नागरिक भी हो ना कहीं, वो अपने सोशल मीडिया में इस तरह की अगर कोई पोस्ट करते हैं, तो इस करीब 300 लोगों को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया था। उसमें से 2 ऐसे डॉक्टर है जो काफी माने हुए डॉक्टर है, जो आज अस्पताल गए थे, सॉरी लाल बाजार गए थे, और साथ में बाकी डॉक्टर भी गए थे। तो ऐसा स्थिति बन गया है पुलिस का यहाँ पे। आज की यही अपडेट है निखिल। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रेखा शर्मा, चेयरपर्सन एनसीडब्ल्यू मौजूद है। मैडम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जिस तरह से बर्बर कांड हो रहे हैं महिलाओं के साथ तमाम कुछ एक राज्यों में, और अभी हम जब पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं। पुलिस जो वहां पर जिस तरह का उसका जो पूरा व्यवहार रहा भी शुरू में, वो हम सब उससे वाकिफ हैं। सीबीआई को सौंपना पड़ा, अदालत ने उसको सौंपा। किस तरह से आप देखती हैं एनसीडब्ल्यू का क्या रोल हो सकता है ऐसे मामलों में जहां पर एडमेंट हो जाती है राज्य सरकारें? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ। जी, फॉर्मर चेयरपर्सन। मेरा 5 को मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन 9 साल मैं उस जगह पे काम कर रही थी, और वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता था, कोई ऐसा वीक नहीं जाता था जहां हमें एक सुओ मोटो नहीं लेना होता था इसी प्रकार के बर्बर केसेस पे। और ये टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि बार बार वही पुलिस कहती है कि ऐसा हुआ नहीं, वही सरकार कहती है कि ऐसा हुआ नहीं, और ऐसी जगह पर आके खड़े हैं आज हम वेस्ट बंगाल में कि जहां कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज है नहीं। पुलिस अपने महिलाओं के साथ ना खड़े होकर, अधिकतर पाया गया है कि जो ऐसे अंजाम देते हैं ऐसे केसेस को, उनके साथ खड़ा होता है। हमेशा गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी के साथ पुलिस खड़ी है। इस केस में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एक महिला जो 31 साल की यंग महिला अपने 36 घंटे की ड्यूटी देने के बाद एक ऑडिटोरियम में जाकर सोती है, और उसके साथ रेप, और वो भी इतना ग्रूसम रेप और मर्डर होता है, और उस पे ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने किया है। वो व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति था, जो कि पुलिस का वॉलंटियर था। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि पुलिस अपने वॉलंटियर की कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करती। वो वॉलंटियर हॉस्पिटल में घुसा कैसे? उसे कैसे पता लगा कि एक डॉक्टर अकेली वहां पर सोई हुई है? और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है, उससे अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, वो बहुत सारे व्यक्ति होंगे और इनसाइडर होंगे। अभी पता चल रहा है कि उसकी डायरी, डॉक्टर की डायरी का एक पेज फटा हुआ था,
वो अपनी डायरी में ये सब चर्चा करती थी कि डॉक्टर किस प्रकार का वहां पे वातावरण है, कैसा काम किया जाता है, वो पेज पे क्या लिखा था और क्यों वो जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे वो रात मतलब उसी टाइम रिजाइन करके गए और उनको 24 घंटे के अंदर दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। जी, वो क्या राज है जो वो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को पता है? कौन कौन और व्यक्ति हैं, इनसाइडर्स हैं जिन्होंने ये किया? क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सीमन पाया गया वो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। और ये बार बार ये क्वेश्चंस मैं दोहरा रही हूँ मीडिया के थ्रू कि पुलिस क्या कर रही थी 3 घंटे तक, जब फैमिली को नहीं बताया गया। फैमिली को पहले झूठ कहा गया सुसाइड, कैसे कहा गया सुसाइड, फिर उनको क्यों 3 घंटे मिलने नहीं दिया गया, क्यों जल्दी से उसकी अंतिम संस्कार किया गया, जी, बिना उनकी सहमति के अंतिम संस्कार किया गया। और फिर आज तक अब तो सीबीआई को दिया गया है, तो अब पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें सामने आएंगी और क्या क्या क्वेश्चंस पुलिस भी सीबीआई भी उन प्रिंसिपल से कर रही है। ये भी अभी जानने में आया। जी, वो सारे क्वेश्चन पुलिस ने क्यों नहीं किए, उनसे प्रिंसिपल से क्यों नहीं किए? फिर वहां पे एविडेंस पे टेम्परिंग क्यों की गई? वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों शुरू किया गया? जी, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे उलझे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब दरअसल पुलिस को भी देना होगा, प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को भी देना होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी देना होगा। डॉक्टर विक्रम सिंह, आप इतने लंबे समय तक पुलिस की सेवा में रहे हैं, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इससे कितना केस और मजबूत होगा कि जो आरोपियों को, मैं आरोपियों वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैडम ने कहा इस बात की उम्मीद है कि एक से ज्यादा व्यक्ति रहे होंगे इस पूरे कांड में, तो उनको सजा मिल सकेगी? कितना ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसको देख करके आप इसको देखा सुना है आपने? निखिल जी, ये संतोष का विषय है कि वर्तमान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप अब इस तरीके की चीजों की वीडियोग्राफी होती है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो विभत्स घटनाक्रम सामने आया है कि थायराइड कार्टिलेज ब्रोकन, यानी गले की हड्डी पूरी तरीके से टूटी हुई, जेनाइटल टॉर्चर, ये 4 पन्नों में है यौन अपराध को लेकर के, और इसमें परवर्टेड सेक्सुअल जेनाइटल टॉर्चर, और जिस तरीके का विभत्स इसमें जो मेडिको लीगल इसकी बातें प्रकाश में आई है, चोटें प्रकाश में आई है, और जिस तरीके के जो सैंपल्स लिए गए हैं, विसरा प्रिजर्व किया गया है, उससे मुझे कम से कम पूरा है कि बहुत ही अकाट के साक्ष्य उपलब्ध होगा सजा दिलाने में दोषियों को। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा, 151 मिलीग्राम अगर फ्लूइड मिला है तो एक व्यक्ति का तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और भी हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि संजय रॉय जो प्रमुख आरोपी है उसके नाखूनों में भी ये पीड़िता के खाल और स्किन वगैरह के नमूने मिले हैं। बहरहाल ये जो चीज विवेचना का विषय है, लेकिन जो चीज वहां पे जो चिंता की बात है कि पोस्टमार्टम में जहां इतनी सहायता मिल रही है, जो प्रायोजित धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें ये बताया जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, उसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। ये कहा जाता है कि साहब सेमिनार रूम नहीं प्रभावित है। अरे भाई, सीसीटीवी नेटवर्क है, डीवीआर है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, क्या वो सलामत है? उसका सलामत रहना भी जरूरी है। तो इन तमाम घटनाक्रम को अगर आप देखें, मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई एक व्यवसाय दक्ष, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एजेंसी है, वो इसमें जरूर पूरी तरीके से साक्ष्य का संकलन करके और जो सवालात मैडम ने उठाए हैं उनका भी उत्तर देगी कि आपने सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की। डॉक्टर सिंह, मैं चाहता हूं, जो पुलिसिंग पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? जो पुलिस की भूमिका रही वो बहुत ज्यादा संदेहास्पद रही। निसंदेह निखिल जी, सबसे पहले कि जब आप आस्तीन के सांप जो संजय रॉय है, आपने उसको 4th बटालियन में क्वार्टर दिया, आपने उसको सिविक वॉलंटियर बनाया, 12,000 की आप उसको तनख्वाह देते थे, आपने बैकग्राउंड चेक करना जरूरी नहीं समझा? जो आदमी वेश्यागमन का आदी है, जो आदमी जिसके मोबाइल फोन में इतनी पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है, जो आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि देखता है, क्या ऐसे आदमी को आपका पुलिस से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं होना चाहिए था? इसके अलावा जो आपको पहले कर लेना चाहिए था, जो सीबीआई अब कर रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस, वो भी आपने नहीं किया। इन तमाम चीजों के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज है, आप और हम भी अगर जाएं तो बाहर रोक दिए जाएंगे। ये कैसे एक आदमी पूरी तरह से जाके
जो बच्ची 36 घंटे काम करती है उसके पीछे पीछे जाकर के उसको ये पता लगा देना कि आज अमुक स्थान में ये बच्ची विश्राम कर रही होगी, और वहां जाके भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और उसके साथ वो कृत्य करता है कि मानवता की आत्मा थर्रा जाए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि उसका माइंडसेट, और ये क्योंकि इसका जो है कि मात्र उद्देश्य केवल बलात्कार नहीं था, केवल हत्या नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वीभत्स कृत्य करने के पहले एक नसीहत, हमारे आपके पैर समानांतर रहते हैं, इस बच्ची के पैर पूरी तरीके से 180 डिग्री पे दिए थे, और 3 घंटे बाद लाश देने का मतलब है आपने उसको ठीक ठाक करके सिल करके तब दिया, जिससे कि जो लोग देखें ये न समझे कितना विभत्स इस बच्ची के ऊपर आक्रमण हुआ। ये पुलिसिंग के दृष्टिकोण से सब सवाल है, इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। और आपने इतनी जल्दी आनंद फानंद में क्रिमेशन क्यों कर दिया? आपने पेरेंट्स की राय क्यों नहीं ली? और बेहतर ये होता कि अगर आप इतने विभत्स हत्याकांड के बाद अगर लाश को 3 दिन रोक सकते थे तो रोक लेना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है और जिस तरह से राज्य सरकार का रिएक्शन है, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये जो पूरा एक आपराधिक मामला है इसको राज्य सरकार बैकिंग देते हुए इसको पॉलिटिकल बताने की कोशिश कर रही है। कहीं बीजेपी पर आरोप, कहीं लेफ्ट पर आरोप, कहीं कांग्रेस पर आरोप, और ये कहना कि ये तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो गुंडागर्दी जिस तरह से हुई, क्या देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में और क्या रिएक्शन है लोगों का? देखिए, जो प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन है, समाज के हर वर्ग से हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो टीएमसी के पूरे कैडर हैं वो भी भीतर सब इस बात से दुखी है और इसका दबाव महसूस कर रहे हैं। और समाज के हर वर्ग, डॉक्टर कहिए, आप एडवोकेट कहिए, साहित्यकार कहिए, या जो भी आर्टिस्ट कहिए, सारे के सारे प्रोसेशन में शामिल हो रहे हैं। जी देखिए, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि एक जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के बाद आता है तो उसको इतनी ट्रेनिंग तो होती है कि वो एक डेड बॉडी को देख के इतना तो बता सकता है, अगर 2 वर्ष 3 वर्ष की सर्विस हो जाती है, कि वो माने कोई अननेचुरल डेथ है या उसकी हत्या की गई है, सुसाइड है कि क्या है, वो देख के बता देते हैं। वो नहीं तो कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं जिनको ज्यादा अनुभव, वो बता देते हैं। तो मेरा जो समझ में आ रहा है कि शुरू से ही एक मिस इन्फॉर्मेशन और एक मिस कम्युनिकेशन की वजह से पूरी की बार आज बात आ रही है रिपोर्ट की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बहुत सारी। जी, शुरुआती दौर में उस तरह की बातें नहीं आई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में बहुत कुछ। हाँ, ममता बनर्जी इस सत्ता में आने के बाद प्रथम बार इतनी दबाव में दिख रही हैं, और इसका उनकी राजनीति का एक है विरोध की राजनीति, सड़क पर उतर कर राजनीति करने का। अब जब विरोधी और जो समाज का हर वर्ग उनके विरुद्ध सड़क पर उतर रहा है, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि अब इसका काउंटर हम कर सकते हैं, तो सड़क पर उतर के, तो उन्होंने भी वहां पर उतर के अपना एक पद यात्रा किया, अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ पद यात्रा करके एक मैसेज दिया। मगर एक जो है कि उसका निष्कर्ष क्या आता है, आप नेक्स्ट क्या हो, उसकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करते हैं। जैसे उनका एक रात्रि इनिशिएटिव आया है, उसमें सबसे गजब बात है कि एक पॉइंट है कि वीमेन को आप जितना संभव हो उसको नाइट ड्यूटी न दे। तो ये तो बात वही हो गई कि औरतों को जब एक चैंपियन बन रही है कि हमने नारी सशक्तिकरण किया, हमने औरतों को ये दिया है, हम उनको ये स्कीम का फायदा दे, उसके बाद आप ये कैसे कर सकते हैं कि नारी घर में ही रहे, वो नाइट ड्यूटी ना करे। आपको तो सरकार को तो ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सरकार, देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, सरकार के प्रति अविश्वास हो गया है, और एक नहीं हजारों प्रश्न उठ रहे हैं। और हो सकता है कि सीबीआई भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और मेरा जो मैंने अनुमान जो हो रहा है मेरा, कि ये जो वहां पे जो रैकेट वगैरह हो रहे थे आरजीकर हॉस्पिटल में, जो प्रिंसिपल के मैंने सामने रख के सीबीआई पूछताछ में और जांच में हो सकता है कि और मैंने दूसरे जो वित्तीय अनियमितता या और भी वहां पे जो सिंडिकेट, बिल्कुल, जो तार जब खुलेंगे, जब परतें खुलेंगी, तो एक के बाद एक बहुत सारी चीजें उसमें निकल कर आ सकती हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। फिलहाल पूरे देश भर में इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ शिशिर सेलार मुंबई से जुड़े हुए हैं। शिशिर, किस तरह से प्रदर्शन, डॉक्टर्स का आक्रोश मुंबई में देख पा रहे हैं आप?
बिल्कुल, देखिए हालांकि मुंबई में देखा जाए तो पिछले 8 दिनों से, सिर्फ मुंबई नहीं, मैं तो कहूँगा महाराष्ट्र के जितने भी बड़े शहर हैं, उन सभी बड़े शहरों में जो बड़े अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उनके सभी डॉक्टर्स जो है इस वक्त हड़ताल पर है। ओपीडी बंद है, जो लैब सेवा है वो बंद है। डॉक्टर इसलिए भी आक्रोशित इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें जहाँ पर ये घटना घटी है, कोई दूर दराज का इलाका नहीं था, ये एक कोलकाता शहर भीड़ भाड़ वाला इलाका था और साथ ही साथ एक सरकारी अस्पताल था और वहाँ पर इस प्रकार से हादसा होता है। और इसीलिए डॉक्टर ज़्यादा आक्रोशित है कि क्या इस प्रकार से जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं उनके लिए कोई सुविधा, मतलब खास तौर पर जो सुरक्षा सुविधा है वो मुहैया सरकार नहीं करा सकती। क्या ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन पिछले 7-8 दिनों से लगातार जो आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है, जो मोर्चे निकाले जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, उसमें सभी डॉक्टर्स ये पूछ रहे हैं। आज अगर बात करें तो आज भी डॉक्टर का मार्च जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में निकला था और ये मार्च सिर्फ डॉक्टरों का नहीं था, बल्कि इसमें कई सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। लेकिन साथ ही साथ जो जनता थी वो भी इस मार्च में शामिल हुई थी जो आज़ाद मैदान में आज सुबह निकाला गया था। तो हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कोलकाता तक ये विषय नहीं रहा, अब ये विषय पूरे देश भर में हो चुका है जिस प्रकार से डॉक्टर्स का आंदोलन रहा। और मांग सभी जगह एक ही है, सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक की जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग यह है कि जो डॉक्टर्स की संख्या है, 36 घंटे ड्यूटी करना कोई आसान बात नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर वक्त पे ड्यूटी हो और वक्त पे अगर काम खत्म हो जाए तो वो भी डॉक्टर के लिए एक सहूलियती काम होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि इसमें यह भी कही जा रही है कि जिस प्रकार से कोलकाता में हादसा हुआ तो ऐसे में कुछ SOPs जो है वो रखनी चाहिए हर अस्पताल में कि किस प्रकार से जो है सुरक्षा के साथ बाकी भी इंतजाम किए जाए। ये प्रमुख मांगे जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से पिछले कई दिनों से सामने रखी जा रही है। महाराष्ट्र में एक डेलीगेशन है, महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। इस बारे में मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त किया कि जितने भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल है उनमें जो है व्यवस्था जो है अच्छी खासी व्यवस्था दी जाएगी, साथ ही साथ बाकी अन्य मांगों पर भी जो है विचार किया जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि रेखा शर्मा जी बहुत संक्षेप में जवाब दें। हमारे प्रोड्यूसर लगातार मुझे बता रहे हैं कि समय लगभग समाप्त हो गया है। जैसे आपने कहा कि हर हफ्ते पश्चिम बंगाल से इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट होती थी, कितनी ही बार आपकी टीमों ने, आप लोगों ने वहाँ दौरा किया। जो राज्य सरकारें हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की बात हो रही, सुनती नहीं है। NCW क्या कर सकती है? क्या कुछ आगे रोल होगा आप लोगों का? देखिए, NCW के हाथ में ये है कि हम एडवाइजरी बॉडी हैं केवल। हम हमारे पास ना पुलिस की पूरा प्रबंधन है और ना ही हमारे पास जजेस की कोई वो कैपेसिटी कि हम उस पर जजमेंट दे सकें। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हम पकड़वा देंगे या हम उनको सजा देंगे। ये दोनों काम NCW के नहीं है। लेकिन NCW लगातार ऐसे मामलों को सामने लेकर आती रहेगी, आपका तात्पर्य ये है? हाँ जी, पुलिस को क्वेश्चन कर सकती है और उनकी अगर कोई गलती है तो उसको सामने ला सकती है और राज्य सरकार को उसके ऊपर बात कर सकती है, उस पे हम उनको विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन जहाँ राज्य सरकार सुने ही नहीं, जहाँ पुलिस को कहा जाए कि NCW से बात ही नहीं करनी है, वहां पर NCW कुछ नहीं कर सकता। और हमने ऐसा कई बार होम मिनिस्ट्री में भी इसकी बात करी है कि जो वहाँ की पुलिस है, वेस्ट बंगाल की पुलिस है, वो केवल राजनीतिक अपने जो उनके सुपीरियर्स हैं उनकी सुनती है और उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता के साथ क्या हो रहा है या लेकिन इस तरह से NCW इस तरह के मामले लगातार उठाती रहेगी, ये आप कहना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि विक्रम सिंह जी, लास्ट कमेंट आप बहुत ही संक्षेप में कि आगे किस तरह से इस मामले को आप देख रहे हैं, इसकी जांच CBI कर रही है। निखिल जी, संतोष का विषय है कि मैं समझता हूं कि इसमें कोर्ट गाइडेड इन्वेस्टिगेशन और हो जाना चाहिए। CBI को सारे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए और ये जो स्वांग रचा जा रहा है कि 200-300 लोगों को नोटिस इश्यू की जा रही है, तो क्या जो कोई आलोचना करता है, जो कोई परामर्श देता है, क्या सबको नोटिस दे देंगे? ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें निर्भीक होकर के त्वरित और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसके बाद इसका ट्रायल होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह जी, रेखा शर्मा जी आपका, संतोष कुमार सिंह आपका और हमारे दोनों संवाददाताओं का, प्रसेनजीत बख्शी और शिशिर सेलार का, इस हमारे पूरी चर्चा में जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी खबरें बाकी है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। Are you ready for the Space Day celebration on 23rd August? Many activities are taking place all across the country, organizing workshops, seminars, exhibitions, competitions. I think there is always an energy in the young people's mind to support the space program of our nation. Let's all join together to celebrate the first National Space Day on 23rd August 2024. और अब खबर कर्नाटक से, जहां की सियासत गर्म है। सियासत वहां पर जो मुडा जमीन आवंटन घोटाला है, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण है, उसमें आवास घोटाले को लेकर के बात कही जा रही है और उसको सिद्धारमैया जो है चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर बीजेपी और जेडीएस ने ये आरोप लगाए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज भी वो धरना प्रदर्शन हुआ, सिद्धारमैया की मांग की गई। और मजे की बात यह है कि उसके विरोध में कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा जमीन आवंटन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस भी राज्य में विरोध प्रदर्शन के जरिए उनके खिलाफ पैदा हुए जनता के रोष को कम करने में जुटी है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजेंद्र ने पूरे मामले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के राज्यपाल के फैसले को भी जायज ठहराया। रेजिग्नेशन मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो राज्यपाल जी जो सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए, कम से कम अब तो सिद्धरामैया जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये हमारा मांग है। जो सिद्धरामैया जी और DK शिवकुमार जी लगातार बीजेपी और जेडीएस के बारे में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की जो कोशिश कर रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन पर मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की है। पिटीशन रिट याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर अभियोजन पक्ष को निषेधाज्ञा देने की मांग की गई है। जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी रिट याचिका पर बहस करेंगे। मेरी अंतरात्मा साफ है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं 40 साल तक मंत्री रहा हूं और इस दौरान मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी काला धब्बा नहीं है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। 50-50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। ये योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में बंद कर दिया गया। आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी मुडा ने 50-50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। सारा विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया। मुडा घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने के बाद से राज्य की राजनीति में पारा बढ़ गया है। बीजेपी एक ओर भ्रष्टाचार को आधार बनाकर इस मुद्दे पर हावी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे विपक्षी दलों की सरकार को गिराने की साजिश बता रही है। हालांकि इन सब के बीच बेंगलुरु में राजनीति का पारा बढ़ गया है और कांग्रेस हाईकमान अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को नई दिल्ली में नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र सहित बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने खुशी जताई कि नेपाल भारत को करीब 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति और लोगों के बीच अद्वितीय सांस्कृतिक जुड़ाव संबंधों को आगे बढ़ाता है। नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा रविवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि नेपाल भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति में एक प्राथमिक साझेदार है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को लेकर नई दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा, नए ऋण उत्पादों और योजनाओं के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन के तहत ऋण तक पहुंच जैसे विभिन्न वित्तीय मानदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जमा राशि जुटाने के लिए विशेष अभियान चलाने, कुशल ग्राहक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा जोखिमों के खिलाफ बैंकों, सरकार, नियामकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को डिजिटल फुटप्रिंट और नकदी प्रवाह के आधार पर MSMEs के लिए नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल सहित हाल ही में तैयार हुई बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करना चाहिए। वित्त मंत्री ने बैंकों को PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और PM विश्वकर्मा योजना जैसी पहलों के तहत पात्र लाभार्थियों को कर्ज देने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक भी की और इसकी अध्यक्षता की। बैठक में 43 RRB ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान MSME क्लस्टर्स में व्यवसाय प्रदर्शन, डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं को उन्नत करने और व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने MSME क्लस्टर्स में RRB शाखाओं द्वारा सक्रिय आउटरीच पर जोर दिया ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुनिश्चित किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि RRB को क्लस्टर गतिविधियों के साथ उपयुक्त MSME उत्पाद तैयार करने चाहिए और बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए अपने व्यक्तिगत
और स्थानीय संपर्क का लाभ उठाना चाहिए। और देश में मंकी पॉक्स का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से सजग और सतर्क है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसे लेकर एनसीडीसी की तैयारी पूरी है। दिल्ली में 3 मॉडल अस्पताल बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। दिल्ली में आरएमएल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। कोविड से इस वायरस का कोई भी संबंध नहीं है, ये वायरस जनित बीमारी है। पहले भी देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। जुलाई 2022 से मई 2023 तक मंकी पॉक्स के 30 मामले सामने आए थे। जिनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा है वो सुरक्षित हैं। अभी कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। देश के हर हिस्से में 32 आईसीएमआर के लैब्स में जांच की सुविधा है। बीमार होने पर 21 दिन का आइसोलेशन पीरियड रखा गया है। इसकी जांच RT-PCR से होगी। ये संक्रमण काफी नजदीक संपर्क में आने से होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये संक्रमण बेडशीट शेयर करने से, स्किन के संपर्क में आने पर होता है। इसके लक्षण चिकन पॉक्स की तरह होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये पिछली बार से ज्यादा खतरनाक है। इस बार के मंकी पॉक्स वायरस से डेथ रेट 3% है। केंद्र ने राज्यों के साथ इसको लेकर बैठक की थी। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। जी हां, भाई बहन के असीम प्यार का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन पूरे देश में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधकर उनकी समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। भाई बहन के असीम प्यार का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए 600 स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। स्थानीय वस्त्रों में सजे विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति को भेंट स्वरूप कई उपहार भी दिए। सभी को राखी पर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा, मैम की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें राष्ट्रपति को राखी बांध के बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर विशेष रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। इसमें एक राखी पर PM मोदी और उनकी मां की तस्वीर भी थी, जिसमें एक पेड़ मां के नाम कैंपेन स्लोगन भी लिखा था। क्या फोटो है ये? एक पेड़ मां के नाम। अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया तूने। आओ बेटा। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार छू सकती हो बेटा, छू सकती हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख व समृद्धि की प्रार्थना की। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन की छात्राओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राखी बांधी। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और राष्ट्रीय सैनिक संस्थान की उषा राणा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राखी बांधी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पाकिस्तान से आए ऐसे अल्पसंख्यक शरणार्थियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जिन्हें CAA के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है। इसी कार्यक्रम में साध्वी रितंभरा और NCC कैडेट्स ने भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया।
कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को महिलाओं ने राखी बांधी तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया और सभी लाडली बहनों को शुभकामनाएं दी। मेरी लाडली बहनों, आप सबको प्रणाम और सभी प्रिय बहनों को राखी की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में अपने निवास पर रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में रक्षाबंधन उत्सव में शामिल हुए, जहां महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राखी बांधी। कोलकाता में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने राजभवन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को राखी बांधी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में राज्य की मशीनरी पूरी तरह विफल रही है और राज्यपाल के तौर पर वो अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वहन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पेरिस ओलंपिक के समाप्त होने के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों को पेरिस पैरालंपिक के शुरू होने का इंतजार है। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत 28 अगस्त से होगी। भारत पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है, जो पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीट से बातचीत की और उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की पेरिस यात्रा को उनके जीतने की महत्वपूर्ण और जीवन की महत्वपूर्ण यात्रा बताई। ये यात्रा आपके जीवन की, आपके कैरियर की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। साथ ही आपकी ये यात्रा देश के लिए भी उतनी ही अहम है। पेरिस में आपकी उपस्थिति से देश का गौरव जुड़ा हुआ है, इसलिए आज पूरा देश आपको आशीर्वाद दे रहा है और हमारे यहां तो परंपराएं हैं, जब इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो लोग कहते हैं विजयी भव। 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी भव। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं। खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 अगस्त को नई दिल्ली में तीसरी भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए भारत आने वाले जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा की मेजबानी करेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और उनके जापानी समकक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी सिंह ने दिल्ली के बरार स्क्वायर में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। राकेश पाल का रविवार को चेन्नई में हृदयाघात से निधन हो गया था। भ्रष्टाचार के प्रति कठोर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारी के घर से तलाशी के दौरान 3.85 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इसके बाद सीबीआई ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अधिकारी सूबेदार ओझा को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत मलेरिया, टीबी और HIV के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के डुडू तहसील के चिल इलाके में सोमवार दोपहर को आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह हरियाणा के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश चुनाव समिति के साथ बैठक हुई है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई गठबंधन नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा सोमवार को संपन्न हो गई।
52 दिनों तक चली यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।